मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं उसमें एवरेज की 5वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उन नए बच्चों से बता दूं कि एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस आप सभी को इसलिए हल करवा रहा हूं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी कर रहा हो। सबके लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि एसएससी में आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं एक मानक के तहत बनाए जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट पर आधारित करके बनाए जाते हैं। बल्कि देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा स्रोत है आपके लिए, बहुत अच्छा संग्रह है, कलेक्शन है आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस का, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन पे आप बातों को समझ भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पेपर में बिल्कुल इन्हीं पर आधारित सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज है, मैथ की आपको समझ उत्पन्न करना है। आपको ये नहीं है कि इसके लिए वो पढ़ना, उसके लिए पढ़ना। वास्तविकता देखी जाए, अगर व्यवसायिकता को छोड़ दिया जाए, ये बैच वो बैच, अगर उस सबको छोड़ दिया जाए और अगर स्टूडेंट गंभीर हो जाए, तो सबसे मेन ये है कि इसकी समझ मैथ की उत्पन्न हो जाए, फिर मैथ में कुछ नहीं है। तो आप सभी गंभीरता के साथ इसको देखें। और जैसा कि मैं पूरे मैथ में बताता हूं कि पूरी मैथ वैसी ही है जैसे आप सामान्य जीवन में बातों को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को जितनी सहजता से समझ लेते हैं, उतनी ही सहजता से आप पूरी मैथ को समझ सकते हैं। आज की क्लास में भी हम यही अनुभव करेंगे। हाँ, उसके पहले जो सिस्टम होता है उसको हमको समझना होता है, और वो सिस्टम बहुत आसान होता है। अगर गंभीरता से समझे तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी उस चीज को समझ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। भले ही ये औसत का चैप्टर है, और इसमें आए हुए क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत होगा। अगर इसमें देखा जाए तो उत्तर अपने आप दिखता है, उत्तर है 6.5। आपका ऑप्शन सही है। तो ऐसे दिखता है, आपको भी दिखेगा। ये दो तरीकों से क्वेश्चन, इसका आंसर दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, आपको भी दिखेगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। पहली 10 सम संख्या, अब सोचिए पहली 10 सम संख्याएं कौन हुई। 2 एक कम 2, 2 दशमलव 20, 20 तक हुई। अब पहली 10 संख्याओं का सम, संख्याएं 10 है, तो ये बैठी होगी 5 के बाद, 2 पंचे 10, 11 होगा। इसका उत्तर होगा 11, 4 वाला ऑप्शन सही। तो इतनी आसानी से आप क्वेश्चन देखोगे लग जाएगा, लेकिन इस योग्यता को अपने में ग्रहण करने के लिए आपको गंभीर बनना पड़ेगा। आप इस सिस्टम को समझिए। आपको मैं कोशिश करता हूं 10 मिनट में वो पूरा सिस्टम समझा दूंगा, और इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आप मौखिक लगा देंगे, देखते हुए ही लगा देंगे। तो औसत शब्द को तो जानते हैं, बराबर बराबर बांटना। और अब हम आ चुकी है समांतर श्रेणी से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं। तो आज हम समांतर श्रेणी के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। 10 मिनट आप गंभीरता से एक एक चीज को बहुत गहराई से समझिए। आप उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे मौखिक लगा देंगे, ये मेरा वादा है। आज आप इस क्लास में देखेंगे कि मैथ होती कैसी है, तो इस बात को समझिए। तो समांतर श्रेणी की बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी होती है जब अंतर समान होता है। दो प्रत्येक क्रमिक जो 20, 25, 30 एंड 35, इनमें प्रत्येक में अंतर देखिए 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5, 5, सब में 5-5 का अंतर है। दो क्रमिक पदों में अंतर अगर समान हो लगातार, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में सबसे मेन यही कि अंतर समान होता है एक एक पद में, लगातार पद में। तो हम इसको पहले ये समझ लेते हैं। और ऐसी ही कोई और दी हो सकती है, जैसे आपकी 18,
और 27 और 36 और आपकी 45 और आपका 54, ये भी समांतर श्रेणी है। देखिए कैसे, इसमें कितने का अंतर, 9 का, इसमें 9 का, इसमें 9 का, इसमें 9 का, तो 9 का अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी है। तो आप ये देख लीजिए पहले समांतर श्रेणी होती कहाँ कहाँ है, क्योंकि आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो वो जरूरी नहीं वो कहता समांतर श्रेणी है, आपको समझना होता है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। वो बोलेगा भी कहीं कहीं श्रेणी, कहीं कहीं नहीं भी बोलेगा। तो एक तो इस प्रकार से जब समान अंतर हो, उस समान अंतर तो सब जगह होगा लेकिन बहुत जगह नहीं बोलेगा। जैसे वो बोलेगा क्रमशः, या बोलेगा क्रमागत पूर्णांक। अब अगर वो बोलता है क्रमागत पूर्णांक तो कितने से भी हो सकता है, 19 से हो सकता है, 20, 21, 22, यही तो है क्रमागत पूर्णांक का मतलब। अंतर कितने का है, एक एक का है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। अगर वो बोले प्रथम 10 क्रमागत पूर्णांक, प्रथम 10 क्रमागत पूर्णांक, तो इसका मतलब होगा 1, 2, 3 एंड 10, इसमें भी एक एक का अंतर है। तो जब भी क्रमागत पूर्णांक हो, चाहे वो ऐसा ही क्रमागत कहे तो कहीं से भी हो सकता है, अगर प्रथम कहे तो यहां से होगा, या वो जहां से भी कहे, अगर क्रमागत कहे, क्रमशः आपके पूर्णांक कहे, तो वहां भी समांतर श्रेणी होगी। और आप ध्यान रखिए अंतर कितने कितने का होगा, एक एक का होगा। इसी प्रकार से अगर वो बोले क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम पूर्णांक, या ऐसा बोले सम संख्याएं, या क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या, जो भी बोले, तो इसमें आपका क्या होगा, तो इसका मतलब होगा ये ऐसे सम बोलता तो कहीं से स्टार्ट हो सकता है, 22 एंड 24 एंड 26 एंड 28 एंड ऐसे। अगर बोले प्रथम क्रमागत, जितनी बोले प्रथम 8 क्रमागत आपके पूर्णांक, तो इसका मतलब होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चकू 8, 2 पंचे 10, 8 है तो 2 अठी 16। तो इस प्रकार से आप देखते हो क्रमागत सम पूर्णांक बोले चाहे प्रथम क्रमागत आपके सम संख्याएं बोले, तो उसमें प्रत्येक में 2 का अंतर है, अर्थात यहां भी समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से क्रमागत विषम संख्याएं बोले, विषम पूर्णांक बोले, तो इसमें क्या होगा, जैसे शुरू कर सकते हैं 51 से एंड 53 एंड 55 एंड ऐसे। अगर प्रथम बोलता है प्रथम क्रमागत विषम संख्या 10, जैसे मान लीजिए, तो 1, 3 एंड 5, 7 ऐसे 10, 10 कौन होगी, 19 होगी, ये भी आपको भी आगे समझाएंगे। तो इस प्रकार से अगर वो क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्या बोलता है तब भी होता है, और क्रमागत सम पूर्णांक बोलता है, सम संख्याएं बोलता है, तब भी समांतर श्रेणी, इसमें 2 का अंतर है। अगर क्रमागत विषम संख्याएं बोलता है तब भी समांतर श्रेणी बनती है, इसमें भी अंतर 2 का है। तो इस प्रकार से अगर समांतर श्रेणी न कह के वो कहता क्रमागत सम संख्याएं, तो इसका मतलब भी समांतर श्रेणी हुई। और कहां समांतर श्रेणी हो सकती है, और ऐसे हो सकती है 3 के प्रथम 8 गुणज, गुणज मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 एंड 3 मट्ठी 24। यहां भी तो 3 3 का अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी है। ऐसे बोल दे 3 के 11वें गुणज से 15वें गुणज इसका औसत, तो 11 तिया 33 और 36 और 39 एंड 42 एंड 45, ये भी आपका हो गया। तो इसमें भी आपका समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी इन सब स्थितियों में बनती है।
तो एक तो ये बात हुई समांतर श्रेणी बनती कहाँ कहाँ है, जहां भी क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत संख्या या इसके गुणज, इन सब स्थितियों में समांतर श्रेणी बनती है। अगली अब बात, दूसरी बात समझते हैं कि समांतर श्रेणी की विशेषता क्या है। मैंने जैसे कि आपको अभी पहले बताया कि समांतर श्रेणी की विशेषता है अंतर समान होना। लेकिन ये तो आपको सभी बताते हैं अंतर समान होता है, वहां क्या होता है, वहां आपकी समांतर श्रेणी होती है। लेकिन ये तो सभी बताते हैं, इससे क्या पाएंगे हम, इसके और आगे चलेंगे, जहां लोग छोड़ देते हैं उसके आगे चलेंगे, और वो इतना महत्वपूर्ण है, कोई कठिन नहीं है। लोग इसलिए छोड़ देते क्योंकि उसको महत्व नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता उस पर। यही तो महत्व है, उन छोटी छोटी बातों, मौखिक चीजों को पकड़ो, आपको एक सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें समान अंतर होता है तो सभी जानते हैं, लेकिन अब समझो जाए, इसका प्रथम पद, इसका अंतिम पद अगर ले लिया जाए तो इसका योग कितना बनेगा, जाके इसका योग बनेगा 40। इसको ले लिया जाए तब भी 40, इसको ले लिया जाए तब भी 40। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सबसे छोटा पद और सबसे बड़े पद का दोनों को मिला के जो योग है वो 40, और उसके जस्ट बाद वाला पद, इसके जस्ट पहले वाले पद का योग भी 40 है। अब यही आपको मेन चीज ध्यान देनी है, समांतर श्रेणी का जो मुख्य गुण है वो यही दिखता है। ऐसा क्यों हुआ, सब में 40-40 बराबर क्यों है? आप देखिए, सबसे छोटा पद है, सबसे बड़ा पद है, दोनों को मिलाया 40 हुआ। अब इससे ये 5 ही तो ज्यादा हुआ, तो ये इससे 5 ही तो कम है, तो इधर 5 ज्यादा हुआ, इधर 5 कम है, तो रहेगा तो 40। बात समझ पाए भाई? यहाँ 5 सबसे छोटा, सबसे बड़ा 35, दोनों को जोड़ा 40। अब इससे 5 बड़ा हो गया तो 10 हो गया, इससे 5 छोटा हो गया तो 30 हो गया। तो यहाँ 5 अगर बड़ा हुआ तो यहाँ 5 छोटा हो गया, दोनों को जोड़ा तो ये भी आपका 40 आएगा। इसी प्रकार से आगे भी यही गुण चलता रहेगा, क्योंकि इधर से ये जितना बड़ा होता जाएगा वो इधर से उतना ही छोटा होता चला जाएगा, और इस प्रकार से ऐसे सभी जोड़ आपके बराबर आएंगे। तो ये बात समझ के समांतर श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें जो वृद्धि है एक निश्चित क्रम में होती है, इसी के कारण संभव है, क्योंकि सबसे छोटा सबसे बड़ा, फिर इससे ये थोड़ा बड़ा हो गया तो भैया इससे उतना ही छोटा है, तो योग तो बराबर आना है। तो इस प्रकार से आपका योग आएगा। अब हम चलते हैं औसत की तरफ। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है जो अलग अलग सबके पास मान है उनको सबको बराबर बराबर आपस में बांट देना। हमने आपको इसके पहले क्लासों में बताया है कि बराबर बराबर बांटने का मतलब आपका ये कोई जरूरी नहीं को सबको जोड़ के ही आप बनाए, आप कैसे भी बराबर बराबर कर दीजिए, वो आपका एडजस्टमेंट है। तो आप समझ गए, इसका मिला के 40 होता है, दोनों आधा आधा बांट लें तो 20 और 20 आ जाएगा। इसमें ये दोनों मिला के जब 40 होता है तो आधा आधा बांट ले, 20-20 आ जाएगा, और ये इनका भी 40 होता है, ये भी बांट दें, 20-20 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 20 के साथ बैठा। तो इस प्रकार से जब इनका और इनका योग बराबर है, इनका योग बराबर है, तो सबसे गरीब को सबसे अमीर, या सबसे छोटे सबसे बड़े को मिला के आधा आधा बंटवा दीजिए, वही स्थितियां सब में बनेंगी, तो और ये सब 20-20 के साथ बैठ जाएंगे। यही समांतर माध्य होगा, यही औसत होगा, यही मध्यमान भी कहा जाता है। अब एक बात समझ लीजिए, औसत का मतलब क्या था? सबको बराबर बराबर बैठा देना। तो औसत तो आप निकाल ली। अब आपको इससे एक ये पता चला कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, प्रथम पद और अंतिम पद को अगर हम जोड़ के आधा कर दे तो वही औसत होता है। तो 35 5 जोड़ा 40 हो गया, 40 को 2 से भाग किया 20 हो गया। तो इसी के आधार पर आपका एक सूत्र निकला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये होता है औसत किसी भी समांतर श्रेणी का। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, कोई सूत्र नहीं लिखते भैया, हमको इनको जोड़ा, कितना है 40, आधा आधा बांट दिया 20-20, वो जोड़ेंगे भी नहीं, अलग अलग तरीके होंगे। आप कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, आप पिछले क्लासों में देखे होंगे, तो उस प्रकार से जैसी जहां स्थिति बनेगी, जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ लेंगे, ऐसा छूटेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से औसत जब समांतर श्रेणी का निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होता है। ये महत्वपूर्ण है, हम इससे जरूर आगे यूज इसको करते हैं। लेकिन एक दूसरी भी चीज है, जब कोई समांतर श्रेणी होगी तो इसका औसत कितना है? 20 आया। तो औसत का मतलब, अगर कोई समांतर श्रेणी होगी तो उसका औसत बीचों बीच में पड़ेगा।
ये ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी चूंकि उसमें वृद्धि एक समान रूप से हुई है तो उसका जो औसत होगा वो बिल्कुल बीचों बीच में पड़ेगा। और अगर इसमें कितने पद हैं देखिए, ये 3 पद, ये 3 पद, ये बीचों बीच में है, तो यही इसका औसत है, ये भी आप समझ लीजिए। तो औसत के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला भी वो है अपान 2 है। और एक सीधा है, अगर पदों की संख्या सीमित है, 8-10 पद हैं, तो आप उसमें देख लेंगे जो बीचों बीच में है वही उसका औसत है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखोगे इसमें कितने पद हैं, इसमें तो 7 पद हैं, यानी कि चौथा औसत, मतलब 7 पद हैं, 3 इधर 3 उधर, कौन चौथा, चौथी संख्या ही औसत बनेगा अगर समांतर श्रेणी है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ऐसा उत्पन्न हो रहा होगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 ऐसा अगर है, ये श्रेणी है, तो इसका औसत क्या होगा? बिल्कुल फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपान 2 होगा। देखिए उसमें पदों की संख्या 7 थी, यानी कि विषम थी पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या सम है, कितनी है 6 है। इनको इनको जोड़ो, कितना है आपका 35, इसको इसको जोड़ो, ये भी 35 है, इसको इसको जोड़ो, ये भी 35 है। अब आपको औसत निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, एवरेज के लिए सबको बराबर बराबर बैठाना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा 35 होता है, फिर अगला जोड़ा 35 होता है, फिर अगला जोड़ा 35, सबको बराबर बराबर बैठा दीजिए, 17.5 17.5 औसत होगा। ये भी 17.5 के साथ बैठ जाएंगे, तो और ये भी 17.5 एंड 17.5 के साथ बैठ जाएंगे, तो सब 17.5 वाले हो गए, तो औसत आया 17.5। तो जब विषम हो, जब इन पदों की संख्या सम हो, 1 2 3 4 5 6 सम है, अब जब पदों की संख्या सम है उस समय भी औसत के लिए वही सूत्र आपका काम करता रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान। अब बात आती है दूसरा जो आपने सीखा था कि औसत बीचों बीच में पड़ता है समांतर श्रेणी, तो इसमें भाई वैसी स्थिति नहीं बनती, उसमें पिछली वाले में तो 7 पद थे, तो इधर 3 निकल गए, इधर 3 निकल गए, बीचों बीच। इसमें ऐसी स्थिति नहीं बनती, अगर 3 इधर निकाल दें 3 इधर निकाल दें तो बीचों बीच यहां पड़ेगा, अगर 2 इधर निकालें 2 इधर निकालें तो 2 पद बच जाएंगे। तो इसका मध्य बिल्कुल कहां निकलेगा, 15 और 20 के बीचों बीच। बात समझिए, अगर पदों की संख्या सम होती है तो इन पदों में से कोई भी इसका मध्यमान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पद बीचों बीच में नहीं, बीचों बीच की स्थिति इनके बीच की फंसेगी, यानी कि 15 और 20 के बीच में। 15 और 20 के बिल्कुल बीचों बीच में दूरी पर कौन होगा, 17.5 होगा, तो इसलिए इसका औसत 17.5 है। तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ गए। तो अब हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए आपने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले आपने सीखा है कि समांतर श्रेणी होती कहां, समांतर श्रेणी होती कहां कहां, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं और गुणज, और अगर कोई समांतर श्रेणी हो तो उसमें समांतर श्रेणी है तो उसका गुण क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद का जो मिला के जो बांटेंगे वही सबका बंटवारा उतना उतना ही आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बराबर आता है। इसलिए औसत क्या होता है समांतर श्रेणी का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन, ये होता है। और क्या होता है, अगर कोई समांतर श्रेणी है और अगर पदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो बीचों बीच वाला, अगर विषम पदों की संख्या है तब तो बीचों बीच वाला उसी में का, जैसे 3 7 11, 4 4 का अंतर है समांतर श्रेणी, 3 4 7 4 11, तो इसका औसत तो यही। और अगर पदों की संख्या विषम है, नहीं सम है, तो उसमें तो बीचों बीच, हमने कहा औसत सदैव बीचों बीच में होता, तो यहां होगा। अब 7 और 11 के बीचों बीच में क्या होगा, 9, 9 से इधर भी देखिए और उधर भी देखिए तो 9 आएगा, तो औसत बीचों बीच में बैठा होगा, इसीलिए इसका औसत का एक नाम है मध्यमान, और वो समांतर श्रेणी में ही उचित होता है। उचित उसका नामकरण है कि
मध्य में जो है मान समांतर श्रेणी में वही औसत है। तो हाँ, इसके फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से भी निकल सकता है, दोनों को जोड़ा 18 हुआ, 18 का आधा 9 हुआ, 18 दोनों का है, आपका 9 आएगा। आप बातें समझ आएंगे। आप सोच रहे होंगे फर्स्ट एंड लास्ट से ही कर लेंगे, मध्य वाले की क्या जरूरत है, और हम कहते हैं इन दोनों की जरूरत है, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो आगे चलिए हम और समझेंगे इन चीजों को आगे के सवाल। तो आपका पहला क्वेश्चन, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। अब 8 क्रमिक संख्या, देखिए मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझने में टाइम लगेगा। जब आप खूब समझ जाएंगे, जब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको मौखिक दिखने लगेगा। जैसे जब साइकिल चलाना सीखते हो तब तो बड़ा कठिन होता है, जब चला लेते हो तो फिर देखते कहाँ पर चलती है। तो वैसे ही 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। तो सबसे पहले एक शब्द जो आया है क्रमिक, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द का मतलब है कि वो समांतर श्रेणी। 8 क्रमिक संख्या मतलब संख्या है क्रमानुसार, एक के बाद एक, उनमें एक एक का अंतर है। तो 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना, 6.5। चलिए, तो 8 अगर संख्याएं हैं ऐसे ही तो होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रमिक संख्याएं हैं जो मैंने आपको सिखाया है। तो इसका औसत कहां पड़ेगा, औसत बीचों बीच में पड़ेगा। भाई 8 है सम संख्या, तो 4 इधर 4 उधर बीच में होगा, मतलब चौथी संख्या और पांचवी संख्या के बीच में होगा। और ये औसत है यहाँ पर, और यहाँ इसका औसत है कितना, 6.5। आप जानते हो एक क्रमिक संख्या, अगर एक क्रमिक संख्या है तो एक एक का अंतर होगा। भाई क्रमिक संख्या है तो एक एक का ही तो अंतर होगा। तो अब सोचो इसमें अगर एक एक का अंतर करना है और ये इसके बीचों बीच में बैठा है, तो यानी कि ये हुआ 6 और ये हुआ 7। भाई इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच में तो 6.5 को बैठना है। तो ये 6 है, ये 7 है, इसके बीच में ही तो होगा। तो 6.5 अगर है तो इसके इधर आधा होगा 6, इधर आधा होगा 7, एक का अंतर। अब उसने कहा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत बताइए। तो इसमें ये अगर 6 है तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। समांतर श्रेणी तो थी ही क्रमिक संख्या। अब अगर इनका औसत फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के निकाला जाए तो 3 10 13, 13 को आधा कर दीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 13 का आधा 6.5 बनेगा। तो इसमें इसने क्या पूछा, इसमें कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर दो ही संख्याओं की बात करें तो दो संख्याओं का औसत क्या होगा, दो संख्याओं का औसत होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे और ये आएगा 6.5। यहां मैं एक चीज थोड़ा स्पष्ट करूं, प्रथम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का भी औसत इतना है, और अगर इस सीरीज को पूछा जाए तो इसका भी औसत 6.5 ही है। उसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 ही कहा गया है। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि इसका जोड़ आपका दोनों को बैठाएंगे तो बराबर बराबर होता है। तो इस प्रकार से एक तो ये तरीका है कि आप इन संख्याओं को ही निकाल लो, ये 3 निकल आई, ये 10 निकल आई, तो सबसे छोटी 3, सबसे बड़ी 10, इनका औसत क्या होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया 6.5। तो ऐसे भी दिखता था। दूसरी चीज कैसे दिखता था, दूसरा ऐसे दिखता था, जब श्रेणी का औसत 6.5 है तो फर्स्ट टर्म भाई सबसे छोटा होगा, लास्ट टर्म सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े का जो औसत होता है, वास्तव फर्स्ट सबसे छोटा पद, लास्ट सबसे बड़ा पद अपॉन 2, ये औसत है छोटे और बड़े का। लेकिन यही औसत तो आपकी पूरी श्रेणी का भी होता है। मैंने आपको पीछे समझाया कि इस पूरी श्रेणी का औसत में भी तो यही लगाते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। बात समझ। तो इस प्रकार से जैसे ही उसने कहा कि एक श्रेणी का औसत 6.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताओ, तो वो भी आपका 6.5 ही होगा। ऐसे ही जानते हैं क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या फर्स्ट टर्म होती है, सबसे बड़ी संख्या लास्ट टर्म होती है, और उनका औसत मतलब दोनों को जोड़ के आधा, तो उनका भी औसत वही होता है और सीरीज का भी औसत वही होता है। बात समझ गए।
अगला पहली 10 सम संख्याओं का औसत। अब जरा बात को समझो, पहली 10 सम संख्या। अब गणित में ये होता है, धीरे धीरे जितना समझते जाओगे उतना शार्ट कर। प्रथम 10 सम संख्या, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नाम 18, 2 दशम 20। यही तो प्रथम 10 सम संख्या है। पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या? कोई साधारण बच्चा होगा तो ये लिखे। चूंकि ये 10 संख्या हमको ये तो गिनना नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या। तो आपको पता है कि पदों की संख्या सम है, यानी कि इधर आ जाएंगे 5, इधर आ जाएंगे 5, औसत होगा इनके बीच में। और 10 और 11 के बीचों बीच, 10 और 12 के बीचों बीच में क्या पड़ेगा? 11 पड़ेगा। तो इसका औसत क्या होगा? 11। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। शुरुआत में आपको अभी लिखना पड़ सकता है। देखिए, कोई चीज एकदम नहीं होती है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर आप थोड़े दिन बाद और क्या समझ जाएंगे, और ये समझ जाएंगे कि जब प्रथम से सम संख्याएं निकालनी होती हैं, तो जितनी भी सम संख्याएं बनती हैं, हम आपको समझा रहे हैं, जितनी भी सम संख्याएं बनती हैं वो 2 का पहाड़ा पड़ने से बनती है। 2 एकम 2 आपकी पहली सम संख्या है, 2 एकम 2। दूसरी संख्या 2 दूनी 4, तीसरी संख्या 2 तिया 6, तो 10वीं सम संख्या होगी 2 दशमलव 20। तो सम संख्या निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है कि 2 से उतना पहाड़ा कर दीजिए, वो वाली सम संख्या निकल आएगी। अगर प्रथम से कहता है, उसने कहा प्रथम 10 सम संख्या, तो आप समझ गए उसकी आखिरी वाली जो 10वीं सम संख्या होगी वो 20 होगी, क्योंकि 2 दशमलव 20। आप ये भी समझ गए 2 से 20 तक 10 संख्या होंगी, ये भी समझ गए। और अगर ये समझ गए तो आप जानते हैं कितने टर्म होने वाले हैं, कितने पद होने वाले हैं? 10। तो औसत वाला पद कहां पड़ेगा? मैंने बताया जब पदों की संख्या सम हो तो आधे इधर आधे उधर, तो आधे इधर 5 इधर 5 उधर, तो यानी कि 5 के बाद और 6 के पहले ही तो पड़ेगा। तो आप जानते हैं 2 पंचे 10 होगा और 2 छंग 12 होगा। तो आप ये भी समझ गए कि 2 पंचे 10, 8 के बाद 10 और 2 छंग 12, तो इसके बीच में होगा, तो 10 और 12 के बीच में होगा, अर्थात 11 होगा। आप बात समझ गए। उसने कहा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले समझे कि सबसे बड़ी संख्या 2.20, प्रथम संख्या 2, और चूंकि 10 संख्या है तो औसत इसका 5वीं के बाद पड़ेगा और 6वीं के पहले पड़ेगा, मतलब 5 और 6 के बीच में पड़ेगा। और 5 और 6 के बीच में पड़ेगा तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी कि 10 और 12 के बीच में पड़ेगा, यानी कि 11 होगा, बीचों बीच में होता है। बात समझ गया? खूब अच्छे से समझ लीजिए। आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये बिल्कुल बीचों बीच में होता है, वही उसका क्या होता है? औसत होता है। मान लीजिए आपके पदों की संख्या 5 है और समांतर शैली है, तो इसका मध्यमान आपकी ये वाली संख्या ही हो जाएगा। और ये संख्या कौन पड़ेगी? अगर 5 है तो 2 इधर तीसरी संख्या पड़ेगी। और अगर पदों की संख्या आपकी क्या है? अगर पदों की संख्या सम है तो भाई इसमें बीचों बीच में इसमें से कोई पद नहीं पड़ेगा। अगर इधर 2 ले लेंगे तो इधर 3 हो जाएंगे, ये नहीं पढ़ सकता। इधर 3 ले लेंगे तो इधर 2 ले लेंगे, ये नहीं पढ़ सकता। तो अगर इधर 3 ले लें, इधर 3 ले लें, तो बीचों बीच इसका ये होगा, यानी कि तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीचों बीच में जो संख्या होगी वही उसका मध्यमान होगा। तो इसी प्रकार से 10 संख्याओं में आपको क्या दिखता है? जब 10 संख्याएं पदों की संख्या समान है तो इधर 5 निकल जाएंगी संख्याएं, इधर 5 निकल जाएंगी संख्याएं, यानी कि 5वीं संख्या और 6वीं संख्या के बीच में औसत आएगा। तो 5वीं संख्या होगी 2 पंचे 10 और 6ठी संख्या होगी 2 छंग 12, तो 10 और 12 के बीच में आएगा 11। 11 आपका औसत होगा। बिल्कुल मौखिक आपका सवाल लग जाएगा। बात समझ में? लेकिन इसके लिए आपको सब पता होना चाहिए। धीरे धीरे सब चीजें पता हो जाएंगी। आपको इस पर भी आप सोचिए, विचार कीजिए कि संख्याएं कैसे मानते। अगर कहे 28, प्रथम 28 सम संख्याएं, तो 28वीं जो लास्ट सबसे बड़ी संख्या होगी तो 28 दूनी
56 होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो संख्या निकालनी होती है उसको 2 से गुणा कर देते हैं। हम कहें प्रथम तीसरी सम संख्या तो 2 तिया 6, तो ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, वही संख्या सीधे निकल आए। चलिए अगला सवाल लिखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। उसमें तदनुसार दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्रमागत सम संख्या। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, सम है तो दो दो का अंतर है। तो ऐसी कोई 4 संख्याएं हैं जिनके बीच में अंतर दो दो का है और समांतर श्रेणी बनती है। अब इसका औसत 15 अगर बता दिया तो आप जानते हैं अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसका औसत बीचों बीच में बैठा होता है, और अगर पदों की संख्या सम है तो इसका औसत यही तो बैठेगा, दो इधर दो इधर। अब ये औसत है कितना, ये औसत है 15। आप ये क्या कह चुके, क्रमागत सम संख्या अर्थात प्रत्येक संख्या में दो दो का अंतर है। अब ये अगर 15 है तो इन दोनों संख्याओं में 2 का ही तो अंतर है, तो ये एक छोटी इससे एक बड़ी, यानी कि ये 14, ये 16, देखिए 2 का अंतर, क्योंकि इसको बीचों बीच बैठा। तो इस प्रकार से अब उसने कहा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो ये अगर 16 हुई, अब इसके आगे फिर 2 बढ़ के 18 होगी। अगर इसको पूछे तो ये 12 होगी। चूंकि उसने ये नहीं पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 18 होगी। उसने कहा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या यह है 16। आपका ऑप्शन सही है चौथा। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आप थोड़े दिन प्रयास कीजिए, 2-4 बार लगाइए, इन चीजों को समझिए। मैथ, जैसा कि मैं कहता हूं कि आपस में जैसे बातें समझते हो एक दूसरे की, अनपढ़ व्यक्ति आपस में बातें करके समझ लेते हैं, वैसे ही मैथ है। बस इसको सोचने के तरीके पर जो दृष्टिकोण बदलो। मैथ का मतलब वो नहीं जोड़ घटाना या कैलकुलेशन या शार्ट या सूत्र। मैथ का मतलब समझ। आप ईमानदारी से अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो इस प्रकार के कोई भी सवाल आपसे नहीं रुकेंगे, और आप जैसे इनको 2-3 बार कर लेंगे मौखिक सवाल देखने लगे, लेकिन हर बात को आपको समझना है। मैं इतना इनमें बोल देता हूं, आपको एक बार में बहुत से शब्द नहीं समझ में आएंगे, दोबारा समझ में आएंगे, तिबारा समझ में आएंगे। आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना होगा। बात को समझो। इस सवाल में भी महत्वपूर्ण है 6 क्रमिक सम संख्या। आप समझ गए, औसत है 6 क्रमिक सम संख्या। समांतर, क्रमिक का मतलब एक क्रम से, सम संख्या है तो दो दो का अंतर, यानी कि दो दो के अंतर से संख्या लिखी गई, कहीं से भी लिखी गई तो वो क्या बनी, समांतर श्रेणी बनी। उसने प्रथम नहीं कहा तो 2 एक कम 2 नहीं कोई जरूरी है, अब कहीं से भी है, मान लीजिए 60, 62, 64 कहीं से भी है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि क्रमिक है, सम है, तो यानी कि समांतर, तो क्रमिक से ही समांतर हो गई, और सम का मतलब है दो दो का अंतर है। तो कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं, इनमें अंतर दो दो का है, तो आप इसका औसत समझते हैं कहां बैठा। आप एक तरफ सवाल पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अब यहां बैठा तो ये तो 25 है, ये कहा 25, तो अब ये अगर 25 है और अगर ये सम संख्या है तो ये 24 है और ये 26 है, ये आपका 28 पड़ेगा, ये आपका 30 पड़ेगा, ये आपका 22 पड़ेगा, ये आपका 20 पड़ेगा, ये आपका 20 पड़ेगा। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, उसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर। अब सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, तो अंतर कितने का है, अंतर है 10 का। ये आपका आंसर सही है, दूसरा। बात समझ। तो हम औसत दिखता है, अगर उसने दिया तो औसत दिखता है, बल्कि इस सवाल में औसत की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसने कहा क्रमिक संख्या है, सम संख्या है और 6 है, तो आप सोचिए अगर कोई क्रमिक संख्या है और सम है और 6 है, तो उसके अंदर गैप कितना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक गैप में दो दो की वृद्धि, यानी कि अंतर होगा 10 का। ऐसे ही दिखता 10, औसत दिया होता चाहे ना दिया होता,
ऐसे ही दिखता है। अंतर कितने का होगा? 10, क्योंकि 6 संख्याएं जब लिखोगे तो ये वृद्धि कितनी बार होगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, और 2 बार, 1 बार में वृद्धि, 2 पंचे 10, तो 10 का अंतर होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन लिखा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बात को आप समझें। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसको भी आप देखते ही लगा सकते हैं, और इसका उत्तर आएगा 100 से कम सभी विषम संख्या मतलब 1 से 99, 1 से 99 तक विषम संख्याएं कितनी हुई? 50, और 50 विषम संख्याएं हुई तो उनका औसत पूछा है, तो 25वीं होगी, 50 सॉरी, तो 25 के बाद वाली यानी कि 26वीं होगी, और 25वीं विषम संख्या कौन होगी? 49 होगी, और 26वीं कितनी होगी? 51 होगी, यानी कि इसका औसत 50 होगा। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। देखिए, हर छोटी से छोटी चीज को आप ठीक से समझे तो उसमें बहुत कुछ। देखिए, समझिए बात। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम सभी विषम संख्याओं, तो आप समझ गए विषम संख्या सबसे छोटी 1, फिर 3, फिर आपकी 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब 100 से कम तो 99 हुआ, 99 हुआ। अब हमने कैसे आपको बता दिया था 1 से 100 तक टोटल विषम संख्या है 50, हम कैसे जानेंगे? आपको सिखाते हैं। और जब टोटल विषम संख्याएं 50 हैं तो 25 इधर 25 उधर, यानी कि 25वीं विषम संख्या और 26वीं विषम संख्या के बीच में पड़ेगा। और 25वीं विषम संख्या कैसे हम जान गए थे? 49, और 26वीं संख्या कैसे जान गए थे? 51 है, 51 है। तो ये सब चीजें आपको समझाते हैं, तो बात को समझो। 1 से 99 तक की विषम संख्या ये वास्तव में कहता है, ये विषम संख्याएं होंगी 50। अब समझाते हैं कैसे। जब आप गिनती लिखते हो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो लिखते हो। सबसे पहले विषम संख्या आती है, फिर सम संख्या आती है, फिर विषम आती है, फिर सम संख्या आती है, फिर विषम लिख दीजिए, फिर सम। अगर हम स्टार्ट करते हैं विषम पर और अगर एंड करें अगर सम पर, तो आप देखते हो ये बराबर बराबर रहती हैं। टोटल संख्याएं 6 हैं, 3 विषम 3 सम। अगर हम इसको 7 पर खत्म करें तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको सदैव संख्याएं इन संदर्भों में सम पर हिसाब लगाना चाहिए। तो 1 से 6 तक कोई पूछे कि कितनी सम, तो आप कहोगे 1 पहले विषम, 1 सम, 1 विषम, 1 सम, 1 विषम, 1 सम, यानी कि 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा, यानी कि उनका योगदान बराबर रहा, यानी कि 6 है तो 3 3 है। बात समझ रहे हैं? ये इसलिए है क्योंकि शुरुआत अगर सम से हुई तो 1 विषम, नहीं विषम से शुरुआत है तो सम, तो बराबर हो गए, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। इसलिए विषम तक जितनी भी संख्याएं होंगी तो उसमें आधी सम आधी विषम। तो आपको संख्या देखनी है सम। तो इसने कहा था 100 से छोटी विषम संख्या, तो है तो 99, लेकिन आप ध्यान करें 1 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी है? 100। और आप देखते हैं 1 से शुरू हुई 100 पर खत्म हुई, तो बराबर बराबर हैं। तो आधी सम आधी विषम, यानी कि विषम संख्याएं कितनी है? विषम संख्याएं हैं 50। क्लियर? और 50वीं विषम संख्या 99 पड़ती है, और पहली विषम संख्या 1 पड़ती है। बात समझ में? अब सवाल यहीं पर भी लग सकता है, कुछ जरूरत नहीं होगी, इसको पहले समझा दे, नहीं तो बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा यार अच्छा भी, तो बिल्कुल ऐसे लग जाएगा। समझिए, आप समझ गए 100 से छोटी सभी विषम संख्याएं तो 1 से 99। चूंकि समांतर शैली बनती है तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अपॉन 2, तो 99 1 100, 100 का आधा 50 50 हो जाएगा। औसत इस श्रेणी का कितना आएगा? औसत इसका आएगा 50। इससे ही आसान है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैंने शुरू में ही समझाया था, तो हमने कहा मध्य वाला उस समय निकालना आसान है जब पदों की संख्या सीमित हो, 10-12 पद हो तो वो आसान है, बहुत ज्यादा पद होंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही अच्छा है। लेकिन अगर मध्य मान में भी आप योग्यता हासिल कर लेते हो, आप ज्यादा
मैथ समझ लेते हो तो उससे भी आपको दिखता है कैसे। तो आप सोचिए टोटल विषम संख्या है 50, तो आपको पता है 25 इधर हो गई संख्या और 25 इधर हो गई, यानी कि 25वीं संख्या ये पड़ेगी और 26वीं संख्या ये पड़ेगी। बात समझ, इसके बीच वाला ही तो होगा। अब हमने बताया था कोई भी सम संख्या, इन सवालों के पहले मैंने बताया था कोई भी सम संख्या निकालनी बड़ा ही आसान है। तो अगर दूसरी कोई कहे दूसरी सम संख्या तो 2 दूना 4, तो दूसरी विषम संख्या उससे एक कम। तो अगर कोई कहे 25वीं विषम संख्या, तो हम 25वीं सम संख्या तो बड़ी आसानी से जान सकते हैं 50, तो उससे एक कम 49, यानी कि 25वीं विषम संख्या 49। और 26वीं सम संख्या तो हम निकाल सकते हैं, मैंने अभी इसके पहले बताया था कोई भी सम संख्या निकालनी उसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो 26वीं सम संख्या 52, तो उसके जस्ट पहले होती विषम संख्या तो वो 51, तो 49 और 51 के बीचों बीच में औसत इसका होगा, यानी कि वो होगा 50। बेशक आप इससे मत लगाइएगा, आप फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म से लगाइएगा, लेकिन इससे भी समझ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा अगर आपको बहुत आगे तक जाना है। अगला क्वेश्चन, लगातार 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26, नहीं तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। बात को समझो, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। अब 7 पूर्णांक हैं, बिल्कुल 7 पूर्णांक, मैंने कहा था दोनों का यूज है, फर्स्ट और लास्ट टर्म वाले का भी यूज है जब ज्यादा संख्याएं हो, और मध्य वाले का भी यूज है। कहा 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा, औसत इसका बता दिया 26 है। और आप जानते हैं जब 7 पद है, उसने कहा 7 लगातार, लगातार मतलब क्रमशः क्रमिक, एक के बाद एक, यानी कि ये शब्द लगातार शब्द भी समांतर श्रेणी की तरफ आपको संकेत करता है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक, यानी कि एक एक का अंतर है, सम विषम नहीं कहा, धन पूर्णांक की है, तो लगातार है तो एक एक का उसमें अंतर आएगा। तो 7 लगातार धन पूर्णांक मतलब समांतर श्रेणी है, और प्रत्येक पद के बीच में अंतर है एक का, क्योंकि लगातार पूर्णांक है, लगातार का मतलब क्रमशः, तो एक एक का अंतर, चूंकि पूर्णांक का सम नहीं कहा, सम अगर सिर्फ कहता तो 2 का अंतर होता, विषम कहता तब 2 का अंतर होता, इसने सिर्फ पूर्णांक कहा है तो एक एक का अंतर होगा, जैसे 8 9 10 11 12 ऐसे। तो इस प्रकार से 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। अब ये जो है, अब जब 7 पूर्णांक है तो इसका औसत ये बीच वाला पद ही तो पड़ेगा, और ये है 26। अब ये अगर 26 है तो उसने कहा सबसे छोटा पूर्णांक बताए, तो ये 26 है, तो ये कितना होगा, ये 25 होगा, ये 24 होगा, 23, इसी को पूछा है सबसे छोटा। अगर पूछता सबसे बड़ा तो 26 27 28 29, कोई भी संख्या पूछे आप बेशक बता सकते, बहुत आसान है, आप बातों को समझिए। उसने कहा 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक, आपको समझना होगा लगातार आने वाले धन पूर्णांक, लगातार पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसने प्रथम से नहीं कहा, तो कहीं से भी हो सकता है, 19 20 21 22 23, वो तो कहीं से भी हो सकता है। लगातार का मतलब क्रमशः है, तो यानी कि समांतर श्रेणी बनती है, अंतर एक एक का है, क्योंकि पूर्णांक है, अंतर एक एक का है। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी है और उसमें पदों की संख्या 7 है, तो बीचों बीच में ये आपका पड़ेगा, और उसने औसत दिया 26, यानी कि ये वाला टर्म ही 26 है। अब ये 26 है तो सभी संख्याएं आप निकाल सकते। अगला क्वेश्चन, यम से आरंभ होने वाले, एम से आरंभ होने वाले कोई 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत यम है। यम से प्रारंभ होने वाले कोई 5 क्रमिक पूर्णांक, जो ये शब्द क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक मतलब एक के बाद एक, पूर्णांक मतलब अंतर एक एक का होता पूर्णांकों के बीच में, यानी कि कोई 5 पूर्णांक ऐसे हैं जो लगातार हैं, तो इसमें अंतर एक एक का होगा, यानी कि समांतर श्रेणी बनती है, 5 है तो मध्यमान यहां बैठेगा। एम से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत यन है, औसत बता दिया यन, यानी कि यहां जो बैठा है वो यन है,
और यम से आरंभ हुआ है। ये जो m से आरंभ हुआ, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, तो अगर ये यम है तो अगला क्या हुआ, m+1, एक ही बढ़ के तो होता है, ये क्या हुआ m+2, ये क्या हुआ m+3, ये क्या हुआ m+4। भाई m से प्रारंभ हुआ क्रमिक पूर्णांक है तो एक एक जोड़ते जाएंगे, तो इसके क्रमिक पूर्णांक के हिसाब से तो ये तीसरा पद है m+2, लेकिन उसने औसत बताया है n है, तो इसका मतलब ये तीसरा पद है n, अर्थात बात निकल के आई कि n बराबर m+, ये बात निकल के आई। सवाल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत यम है। उसके बताए के अनुसार अगर 5 क्रमिक पूर्णांक हैं तो उसमें बीचों बीच में n, चूंकि इसी में का पद पड़ जाता है तो इसका औसत यानी कि इस पद का मान। लेकिन उसने कहा यम से आरंभ हुआ है तो चूंकि क्रमिक है तो एक यम होगा, एक इसमें बढ़ के m+1 होगा, m+2 होगा, तो इस प्रकार से ये m+2 हुआ। तो इस प्रकार से बात समझ में आई कि यम का मतलब ये m+2 का मतलब यम है। बात समझ में आई। अब उसने कहा यदि m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। m+2 से आरंभ होने वाले m+2 पहला पद, दूसरा m+ आपका ये 3 और तीसरा m+4 और फिर क्या कहा कितने पूर्णांक 6। तो m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो एक बात बताओ, 6 है तो 6 है, 6 ऐसे 6, इसका औसत यही तो बैठेगा। एक बात बताओ, आप उत्तर में देखिए यन के पदों में उत्तर दिया है तो आप इसमें m+2 है, आप सोचिए। और अभी आपने सिद्ध किया था m+2 का मान क्या था, यन। तो ये चाहे आप कहो m+2 से प्रारंभ होने वाले और चाहे कहो यन से प्रारंभ होने वाले, बात तो एक ही है। तो यदि अगर ये यन है तो n+1 ना होगा, ये n+2 ना होगा, ये n+3 ना होगा। बस समझ पाए कि नहीं। उसने कहा m+2 से आरंभ होने वाले, और आप अभी देख चुके हैं कि m+2 का मतलब क्या आया था, यन आया था। तो वो कहता है m+2 से आरंभ होने वाले, आप जानते हो m+2 कहो चाहे यन कहो, तो आप ये भी समझ सकते हो यन से प्रारंभ होने वाले 6 पदों की श्रृंखला है, उसका औसत क्या होगा। तो आप सोचिए उसके ऐसे ही तो पद पड़ेंगे, यन एक इसमें बढ़ेगा, फिर इसमें एक बढ़ेगा, फिर इसमें बढ़ेगा। आप जानते हो 6 पद है तो औसत तो इसका यहां बैठेगा। अब आप समझ सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे इसके सभी ऐसे ऐसे इनको लिख लो और इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को जोड़ के आधा कर दो तब भी उत्तर आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से लगाएंगे तो n+5/2, 2n+5/2, यही आपका औसत है। ऑप्शन आपका सही है फर्स्ट। बात समझ गए। दूसरा ऐसे भी दिखता है, ऐसे कोई नहीं ऐसा नहीं दिखता, ऐसे भी दिखता है। आप सोचिए n+2 है, यहाँ n+3 है, तो ये इसका औसत आएगा n+2.5, ढाई को कहते हैं 5/2। चूंकि इस रूप में आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन को अगर ठीक से देखें, अगर इसमें एलसीएम लें 2n+5/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये औसत है। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल। बात समझ गए। m से आरंभ होने वाले, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत यह है। m से आरंभ हुए हैं 5 क्रमिक पूर्णांक हैं, उनका औसत कितना है, उनका औसत यन है। तो यम से प्रारंभ हुआ यम, m+1, m+2। अब आप जानते हो चूंकि कितने हैं, ये टर्म 5 है, तो औसत तो यही, तो औसत इसका m+2 है। उसमें बताया कि औसत यन है, तो यानी कि m+2 बराबर यन। आप चाहे m+2 कहो चाहे n कहो, बात देखिए यहाँ ये बात लोग से समझ। नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक। अब 6 क्रमिक पूर्णांक है तो इनका औसत कहाँ बैठेगा आके, औसत यहाँ बैठेगा आके।
m+2 से आरंभ हुआ है तो ये m+2 होगा, अगर बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में m है ही नहीं। तो आपको आप चाहे कहो m+2 से आरंभ होने वाले और चाहे कहो n से आरंभ होने वाले, क्योंकि m+2 का मतलब n है, तो ये n होगा, ये n+1 होगा, ये n+2 होगा, ये n+ आपका 3 होगा, इसके बीच में बैठेगा तो n2 n3, तो इसके बीच में n2, ऐसे ऐसे n2, इसका मतलब 2n+5/2। अगर ऐसे आप नहीं समझ पाते हैं तो n+4 होगा, n+5, 6 हो गए। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यही आ जाएगा आपका सवाल। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप, लेकिन इस स्तर की मैथ आप जब तैयार कर लेंगे बिल्कुल कठिन नहीं है, हर तरीके से सीखने से आसान है। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है? मुख्य बात है गंभीरता। ऐसी मैथ नहीं कि मेरी एक क्लास आप देखें समझ जाएंगे, ऐसा नहीं समझ। आपको लगातार पूरी मैथ समझनी होगी, और जब पूरी मैथ की समझ आप में विकसित हो जाएगी तो आपको लगेगा कि मैथ बड़ी आसान है। और साथ में मुझसे पढ़ने में ये जरूरी होगा कि मेरी सभी क्लास क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से कीजिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जैसे एवरेज शुरू करते हैं तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो इस प्रकार से ये सब सवाल हो गए। इनके बाद आपकी जो अगली क्लास होगी वो इसी क्लास पर आधारित होगी, तो आज ही उस क्लास को भी देख डाले जाके, आपको उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा। आप उस क्लास को भी आज ही इसके जस्ट बाद देखें, क्योंकि पूरी इसी पर इसी में मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वही उसमें काम आना है, तो आप उसको इसके साथ ही देख डालो। तो और आप अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छे से आगे बढ़ो, आप सब में बहुत प्रतिभा है, मेहनत करते रहो। तो आज इतना ही, जय हिंद।